हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जिंदगी के मज़े ले रहे हो या जिंदगी तुम्हारे मज़े ले रही है? तो लेक्चर नंबर बता दो मुझे अंकित भाई। लेक्चर नंबर बता दो मुझे, कौन सा है आज? आरटीआई एक्ट का लेक्चर नंबर है 2। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है भाई? सूचना का अधिकार है। और ये जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये राइट किसको मिल रहा है? सारे बच्चे बताएंगे ये राइट किसको दिया जा रहा है। हाँ जी, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये राइट किसको मिल रहा है? ये राइट मिल रहा है सिटीजन को। कहाँ का सिटीजन भाई? इंडिया का। इंडियन सिटीजन को ये राइट मिल रहा है। जो इंडियन सिटीजन होगा उसको क्या मिल रहा है? ये राइट मिल रहा है। आ गई जी बात समझ में? यस सर। और भाई इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन वर्ड का क्या मतलब है? कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जब जब वो इंडियन सिटीजन को क्या देंगी? इंफॉर्मेशन देंगी, तो उससे क्या आ जाएगी? ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। उससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और वो लोग इस इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटेबल हैं। वो लोग ये इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटेबल हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है। नीलू, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। मुझे लग रहा है नीलू तो कुछ करके छोड़ेगी भाई। एक एक वर्ड का मतलब पता है इसे। बाकी एक्ट वर्ड का आपको मतलब पता ही है। ये एक्ट कब बन के तैयार हो गया था भाई? ये एक्ट बन के तैयार कब हो गया था? 15 जून को। 15 जून 2005। और इनफोर्स कब हुआ था? इस एक्ट की इनफोर्स की डेट क्या है भाई? इनफोर्स कब हुआ था? कब से लागू हुआ था भाई? 12 अक्टूबर। मानव, बहुत बढ़िया भाई, वेरी वेरी गुड। 12 अक्टूबर 2015। नीलम, वेरी गुड। हर्ष, इशिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया है वो मैं रिपीट नहीं करने जा रहा। डायरेक्टली वी आर जंपिंग ऑन सेक्शन 4। तो डायरेक्टली आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 4। और सेक्शन 4 करने से पहले बच्चा कह रहा है कि सर आपने थर्ड पार्टी आपने नहीं पढ़ाया था। तो थर्ड पार्टी भाई मैंने नहीं पढ़ाया था, इसको पढ़ा देता हूँ। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी का मतलब देखो क्या है। थर्ड पार्टी का मतलब है अदर देन सिटीजन। थर्ड पार्टी का मतलब है अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन इंडियन सिटीजन, अदर देन इंडियन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पब्लिक अथॉरिटी, इंक्लूडिंग पब्लिक अथॉरिटी। तो कोई बच्चा इसका एग्जाम्पल दे सकता है जी? कोई बच्चा इसका एग्जाम्पल दे सकता है कि थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग पब्लिक अथॉरिटी, एंड इंक्लूडिंग पब्लिक अथॉरिटी। तो भाई इसका चार्ट बना लो, इसका चार्ट बना लो कि एक बंदा क्या है? इंडियन सिटीजन है। एक बंदा इंडियन सिटीजन है और एक पब्लिक अथॉरिटी है P1, एक पब्लिक अथॉरिटी है P2, एक पब्लिक अथॉरिटी है P2। मेरे सवालों का जवाब देना है आपको स्टूडेंट, मेरे सवालों का जवाब देना है। ठीक है जी, तो मेरे सवालों का जवाब देना भाई। जो पब्लिक अथॉरिटी P1 है वो कौन है भाई? RBI। वो कौन है भाई? RBI। ठीक है ना? तो क्या RBI
क्या आरबीआई जो है, क्या आरबीआई जो है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से इंफॉर्मेशन मांग सकती है या नहीं? क्या आरबीआई जो है आईसीआईसीआई बैंक से इंफॉर्मेशन ले सकती है या नहीं? यस और नो? सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो भाई यहाँ पे आपको नहीं लग रहा 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गई? यहाँ पे टोटल 3 पार्टी क्या हो गई हैं? इन्वॉल्व हो गई हैं। एक इंडियन सिटीजन है, एक आरबीआई है और एक आईसीआईसीआई बैंक है। एक कौन है भाई? आईसीआईसीआई बैंक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो उस केस के अंदर अगर किसी इंडियन सिटीजन ने आरबीआई के पास एप्लीकेशन लगवाई, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने आरबीआई के पास एप्लीकेशन लगाई है, और वो एप्लीकेशन क्यों लगाई है? क्योंकि उसे आईसीआईसीआई बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे आईसीआईसीआई बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो स्टूडेंट, पढ़ती तो सारी दुनिया है, पर जो कहते हैं ना एनालिसिस, जो तोड़ फोड़ है भाई, वो बहुत कम लोग करते हैं। आ गई बात समझ में? कहते हैं ना चीर फाड़ करना बहुत कम लोग करते हैं भाई। मुझे बताओ, एक इंडियन सिटीजन कौन सी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है? एक इंडियन सिटीजन कौन सी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है? आंसर इज पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आंसर इज पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। क्या आईसीआईसीआई बैंक पब्लिक अथॉरिटी है? क्या आईसीआईसीआई जो बैंक है, क्या वो पब्लिक अथॉरिटी है? नीलम कह रही है यस सर। तुम सारे बच्चे नालायक हो, आईसीआईसीआई बैंक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ये मैंने जानबूझ के लिखा था, ये मैंने जानबूझ के लिखा था। आईसीआईसीआई बैंक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या हम आईसीआईसीआई बैंक की कोई इंफॉर्मेशन, क्या कोई इंडियन सिटीजन आईसीआईसीआई बैंक की इंफॉर्मेशन ले सकता है या नहीं ले सकता? हाँ जी, क्या कोई इंडियन सिटीजन आईसीआईसीआई बैंक की इंफॉर्मेशन ले सकता है या नहीं ले सकता? बताओ भाई। देखो, आकांक्षा कह रही है नो सर, नहीं नहीं नहीं। रेखा भी कह रही है नहीं। नालायकों, यही तो कहानी है। सारी दुनिया किसी भी क्वालिफाइड लोगों से भी पूछोगे तो वो भी आंसर तुम्हें नो देने वाले हैं। बट यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो इनडायरेक्टली। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो इनडायरेक्टली। क्या आरबीआई के पास वो इंफॉर्मेशन होंगी या नहीं होंगी? क्या आरबीआई के पास इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? यस। तो आप आरबीआई को एप्लीकेशन लगाओ, और आरबीआई किसको रिक्वेस्ट करेगा? आईसीआईसीआई बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन किसको डिलीवर कर दी जाएगी? इंडियन सिटीजन को डिलीवर कर दी जाएगी। वो इंफॉर्मेशन किसको डिलीवर कर दी जाएगी? इंडियन सिटीजन को डिलीवर कर दी जाएगी। क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आरबीआई थर्ड पार्टी है? क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आरबीआई क्या है भाई? थर्ड पार्टी है जो रिक्वेस्ट कर रही है। असली में हमें इंफॉर्मेशन किससे चाहिए थी? आईसीआईसीआई बैंक से चाहिए थी। हमें इंफॉर्मेशन आईसीआईसीआई बैंक से चाहिए थी, पर हमें वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो हमने वो इंफॉर्मेशन किससे मंगवा ली? आरबीआई से। हमने वो इंफॉर्मेशन किससे मंगवा ली? आरबीआई से। आपको रिलायंस की कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलायंस की कंपनी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पर क्या आप इंफॉर्मेशन सेबी के पास एप्लीकेशन लगा के, क्या इंडियन सिटीजन सेबी के पास एप्लीकेशन लगवा के वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है या नहीं? हाँ जी,
यस और नो। रेखा कह रही है यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज हो गई है। तो ये जो नॉलेज है भाई, ये प्रोफेशनल लोगों को भी नहीं होती। सारी दुनिया को लगता है कि बस जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है उनसे भी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, बाकायदा वो किसी ना किसी पब्लिक अथॉरिटी के क्या हो, कंट्रोल में हो। वो किसी ना किसी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में हो। अगर वो किसी ना किसी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के अंदर यही काम करना है भाई। हो सकता है कि आपकी कंपनी को हो सकता है कि आपकी कंपनी को ज़रूरत पड़ जाए किसी की इंफॉर्मेशन की। तो भाई अगर वो इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो आप इनडायरेक्टली जिसके कंट्रोल में, जिस अथॉरिटी के कंट्रोल में वो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उससे वो इंफॉर्मेशन निकलवा लो। ये लाखों रुपए की बात मैंने तुम्हें बता दी है, लाखों रुपए की बात मैंने स्टूडेंट आप सबको बता दी है। आ जाओ सेक्शन 4, सेक्शन 4 में आ जाओ। और सेक्शन 4 क्या बोलता है भाई? हाँ जी, सेक्शन 4 क्या बोलता है बताओ मुझे। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है भाई कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है। सेक्शन 4 क्या बोलता है? जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है। पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है भाई? पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? हाँ जी, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी ड्यूटी है, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी हैं उनकी ड्यूटी है कि उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। उनको क्या मेंटेन करने हैं? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और भाई उसके बाद रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद अपने मैनुअल्स में उनको पब्लिश भी करना है। आपको पता होगा जैसे एक कॉलेज होता है तो कॉलेज भी क्या करता है, स्टूडेंट अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और उसके बाद अपने मैनुअल्स के अंदर उन चीज़ों को क्या करता है, पब्लिश भी करता है। जैसे ICSI है, जैसे ICSI है स्टूडेंट, तो क्या ICSI ने मुझे बताओ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होगा या नहीं कर रखा होगा? हाँ जी, यस। मानव कह रहा है यस, नीलम यस, वेरी गुड। तो उसने क्या कर रखा होगा, जैन जी, रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होगा। क्या मेंबर्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होगा? आंसर इज यस। स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, मेंबर्स का भी मेंटेन कर रखा है, जो स्टाफ है उनके पास उसका भी रिकॉर्ड उसके पास मेंटेन है। क्या ICSI ने अपने रूल्स बना रखे होंगे? क्या ICSI की रेगुलेशंस होंगी? क्या ICSI कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस इशू करता होगा टाइम टू टाइम? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इन इट्स पोजीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्या सारे रिकॉर्ड्स, हर पब्लिक अथॉरिटी को वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे या नहीं करने होंगे? बताओ मुझे। तो कहानी की फॉर्म में समझते जाओ भाई इसको, कहानी की फॉर्म में इसको समझते चले जाओ। अब देखो, ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ को 120 डेज का टाइम दिया गया। सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ को कितना टाइम दिया गया भाई? 120 डेज का टाइम दिया गया। और क्या बोला गया? 120 डेज के अंदर ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, जो भी हम बता रहे हैं ये सब कुछ क्या कर लो, मेंटेन कर लो, और उसके बाद इसको पब्लिश कर दो। सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ को बोला गया इसको पब्लिश कर दो। तो अब आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, इशिका बेटा आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 120 डेज का टाइम पीरियड क्यों रखा गया। 120 डेज का टाइम पीरियड क्यों रखा गया? मानव कह रहा है सर इसके नोट्स लिखवा दो। भाई इसके नोट्स लिखवाने की क्या ज़रूरत है बताओ?
इतना सिंप्लीफाइड है ये, इसके नोट्स लिखवाने की जरूरत है क्या? ये लिखवाऊं क्या कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर्स अपने मेंटेन करने हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसके ऑफिसर और एम्प्लॉयज की पावर और ड्यूटीज क्या है। हाँ जी, तो क्या लिखवाना पड़ेगा क्या? ये कर लेंगे ना, आकांक्षा कह रही कर लेंगे भाई। अब बच्चे थोड़ी ना हो, छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना हो आप। वेरी गुड, नो नीड, वेरी गुड मानव। तो भाई इसके नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, आप खुद से लिख सकते हो। हम लिख लेंगे सर, वेरी वेरी गुड, चेक करवा लेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा। तो आप लोग भाई कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, आप लोग खुद से लिख सकते हो। तो चलो सारे बच्चे मुझे ये बताओ, क्या सेक्शन 4 की आज की डेट में कोई रेलेवेंस होगी? क्या सेक्शन 4 की आज की डेट में कोई रेलेवेंस होगी? हाँ जी, हाँ जी, क्या सेक्शन 4 की आज की डेट में कोई रेलेवेंस होगी? यस सर होगी, यस 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 यस। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, जब हमारा लॉ बना था 15 जून को, तो 12 अक्टूबर से ये क्या हो गया था भाई, 2005 से इन्फोर्स हो गया था। तो यहाँ पे 120 डेज का गैप रखा गया था, और ये 120 डेज सेक्शन 4 के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज़ को दिए गए कि आप सारे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लो, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, पब्लिश करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, पब्लिश करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट कि आज वो 120 डेज ख़त्म हो चुके हैं, आज वो 120 डेज ख़त्म हो चुके हैं, और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होंगी सब ने अपने रिकॉर्ड्स क्या कर लिए होंगे, मेंटेन कर लिए होंगे। और जो नई पब्लिक अथॉरिटी बनी होगी, जो न्यू पब्लिक अथॉरिटी बनी होगी स्टूडेंट, तो उसे मेंटेन करने होंगे, तो हम बोल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर तो सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं हो रहा, पर जो न्यू पब्लिक अथॉरिटीज़ बनाई जाएंगी उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इट इज़ ट्रू और नॉट? हाँ जी, राइट और रॉन्ग? इट इज़ क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हर्ष पांडे कह रहा है यस सर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। क्या क्या मुझे बताओ, इन ऑर्गेनाइजेशन को, रेखा कह रही है यस सर, क्या इन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसीजर ऑफ फॉलोइंग इट्स डिसीजन मेकिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करती है, इनका सुपरविजन और अकाउंटेबिलिटी, क्या ये सारी चीज़ें अपनी डिस्क्लोज करेगी या नहीं करेगी? यस। क्या मुझे बताओ रूल्स और रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शंस जो भी इन्होंने डिस्चार्ज कर रखे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या वो भी सारी चीज़ें बताएंगी नहीं बताएंगी? बताएंगी। क्या जो भी इनके नॉर्म्स इन्होंने सेट कर रखे हैं, अपनी फंक्शनिंग करने के जो भी नॉर्म्स सेट कर रखे हैं, क्या वो सब कुछ भी ये लोग बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे भाई। क्या कंसल्टेशन, क्या ये कंसल्टेशन करेंगे अपने लोगों के साथ? क्या ये कंसल्टेशन करेंगे कि कौन सी चीज़ हमें पब्लिश करानी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें पब्लिश नहीं करानी चाहिए? यस। आगे जी बात समझ में? क्या जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को लेके अपना कंपोजिशन बनाएंगी नहीं बनाएंगी? क्या जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो अपने, जैसे ICSI है, क्या ICSI भी अब एक पब्लिक अथॉरिटी है, अंसर CS, तो क्या ये PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिससे हमें वो इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या उसका कंपोजिशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हो सकता है कि 2 लोगों को ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करें, या 2 से ज़्यादा लोगों को ये लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आ गई जी बात समझ में? और पब्लिक के लिए जो इनकी मिनट्स बनेंगे, जो इनकी मीटिंग होगी, पब्लिक के लिए इनके मिनट्स की बुक क्या रहेगी भाई, ओपन रहेगी। क्या सारे ऑफिसर और डायरेक्टर की एक डायरेक्टरी बनेगी या नहीं बनेगी? जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, उनकी एक डायरेक्टरी बनेगी या नहीं बनेगी? मान लो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है भाई, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, तो इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर जो हैं सारे, उनकी एक डायरेक्टरी होगी या नहीं होगी?
सारे एम्प्लॉयज़ की एक डायरेक्टरी होगी या नहीं होगी? जो ऑफिसर और एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, जो ऑफिसर और एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है, क्या वो सब कुछ भी रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? हाँ जी। हम लोगों ने अपना कितना बजट बना रखा है, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या प्रपोज एक्सपेंडिचर है। जैसे मान लो एमसीडी, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है एमसीडी। तो क्या एमसीडी का बजट पहले से एलोकेट होगा या नहीं होगा, पहले से प्लान्ड होगा या नहीं होगा? जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, क्या सब्सिडी प्रोग्राम उनके चलेंगे या नहीं चलेंगे? जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, क्या उन सबके सब्सिडी प्रोग्राम चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो मुझे बताओ, ये खुद से कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई? जो भी पीआईओ होगा उसका नाम, जो आपने पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो आपने अपॉइंट किया, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसके पर्टिकुलर्स क्या है, वो भी तो बताओगे ना। जूनियर लेवल का ऑफिसर है, सीनियर लेवल का ऑफिसर है, ये बताओगे नहीं बताओगे कि ये जो पब्लिक ऑफिसर है ये सीनियर लेवल का ऑफिसर है, ये जूनियर लेवल का ऑफिसर है? ये चीज़ें बताओगे नहीं बताओगे? मानव कह रहा है मज़ा आ गया भाई। तो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। और एनी, ये तो लॉ की पंचिंग लाइन है, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड दियर आफ्टर अपडेटेड बाय द पब्लिकेशन एवरी ईयर। तो ये लाइन तो आपको छाप के आनी होती है हर लॉ के अंदर। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो क्या सेक्शन 4 बहुत आसान है या नहीं है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम के अंदर 2020 में कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो क्या बोला है 2004 के अंदर, आपको 4 ऑब्लिगेशन बतानी है पब्लिक अथॉरिटी की जो प्रिस्क्राइब्ड की गई है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में ये लिख के आ जाना पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है। और पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर प्रोवाइड करवा रखी है। उसके बाद उसकी ऑब्लिगेशन बता के आ जाना जो कि सेक्शन 4 में बता रखी है भाई। और कितने टाइम पीरियड में ये इन्फॉर्मेशन इनको पब्लिश करनी थी, 120 डेज के अंदर इनको पब्लिश करनी थी। डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फंक्शनिंग, ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, डिसीजन मेकिंग और ये फंक्शनिंग। तो मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, अगर आप कितने नंबर का क्वेश्चन आया है ये एग्जाम में आया है भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। आपके हिसाब से 4 नंबर का क्वेश्चन आया है मानव, तो कितना लिख के आना चाहिए? ऑलरेडी आप पब्लिक अथॉरिटी बता चुके हो, कितना आपको लिख के आना चाहिए? हाँ जी, कितना आप लिख के आ जाओ तो मोर देन सफिशिएंट है, चलेगा। 4 पॉइंट कह रहा है, 4 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, चल जाएगा भाई। बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ। बढ़िया है बढ़िया। और बच्चे बताओ भाई, कितना लिख के आ जाए भाई? हाँ जी, बाकी के बच्चे बताओ कितना लिख के आ जाए भाई? सारे बच्चे कर लोगे इस क्वेश्चन को? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर लोगे? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। सारे बच्चे कह रहे हैं यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला हमारे पास आ गया सेक्शन 5। अगला अपने पास आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है भाई? सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? सेक्शन 5 यहाँ पे स्टूडेंट 2 बातें बोल रहा है। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके लिए 2 बातें यहाँ पे सेक्शन 5 बोल रहा है। और क्या कह रहा है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी, जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगी, जो भी क्या होगी भाई? पब्लिक अथॉरिटी होगी,
तो उसके अंदर डेजिग्नेटेड इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड ऑफिसेस सेंट्रल एंड स्टेट पीआईओ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु हैव मेड अ रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ कि एक इंडियन सिटीजन है, एक इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? इंडियन सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इंफॉर्मेशन दो। उसने क्या लगा रखी है? आरटीआई लगा रखी है और क्या कह रहा है? मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग रहा है? यहाँ पे इंडियन सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग रहा है? हाँ जी, इंफॉर्मेशन मांग रहा है। पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग रहा है भाई? इंफॉर्मेशन मांग रहा है। कोई बच्चा तो नहीं है ना ऐसा भाई जिसका कनेक्ट नहीं हुआ? तो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं पब्लिक अथॉरिटी आईसीएसआई। क्या आईसीएसआई ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट कर रखा होगा या नहीं? क्या आईसीएसआई ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट कर रखा होगा या नहीं? हाँ जी, कोई बच्चा अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहा ना तो मेरे को बता देना। बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस, वेरी वेरी गुड। अब भाई इसने पीआईओ अपॉइंट कर रखा है। इसने क्या अपॉइंट कर रखा है? पीआईओ अपॉइंट कर रखा है। अब आपको पता है जो आईसीएसआई है, जो आईसीएसआई है इसका नॉर्थ जोन भी है, इसका ईस्ट जोन भी है, इसका वेस्ट जोन भी है, इसका साउथ जोन भी है। पता है सभी को? हाँ जी, आप सारे बच्चों को पता है NIRC, NIRC पता है ना? NIRC प्रसाद नगर। हाँ जी, NIRC पता है सभी को? NIRC पता है सभी को, सारे बच्चों को? तो इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है भाई? प्रसाद नगर में। हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी, हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईसीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेक्टर कौन सा है भाई? सेक्टर कौन सा है? 62, वेरी वेरी गुड। तो सेक्टर 62, सेक्टर 62 बहुत बढ़िया भाई। तो सेक्टर 62 में अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके सर को जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से भाई, ठीक है। और NIRC के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो आपके सर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं भाई, अब NIRC कमेटी के अंदर भी मेरे स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ पे आजकल कमेटियाँ संभाल रहे हैं। तो कुछ ऐसी कमेटी हैं जो वो ऑपरेट कर रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, क्या आगरा में भी, क्या गुड़गांव में भी कोई चैप्टर है आईसीएसआई का? क्या आगरा गुड़गांव में भी कोई चैप्टर है आईसीएसआई का? हाँ जी, आगरा गुड़गांव के अंदर कोई चैप्टर हो, गाजियाबाद के अंदर कोई चैप्टर हो? आंसर इज यस। तो ये भाई साहब गाजियाबाद की बात करें तो भाई साहब वो यूपी स्टेट के अंदर आता है। वो कहाँ पे आता है? यूपी स्टेट के अंदर आता है। तो गाजियाबाद एक चैप्टर है। जो गाजियाबाद है आईसीएसआई का वो क्या है स्टूडेंट? एक चैप्टर है। हाँ जी, वो क्या है? एक चैप्टर है। अब अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव भाई स्टेट के अंदर चैप्टर है। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? स्टेट पीआईओ। आईसीएसआई का वहां पे क्या मिलेगा? स्टेट पीआईओ।
और अगर हम नोएडा की बात करें, अपने हेड ऑफिस की बात करें, तो वहाँ पे मिलेगा आपको सेंट्रल पीआईओ। वहाँ पे आपको कौन मिलेगा? सेंट्रल पीआईओ। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। थोड़ा सा रब कर दें, आगे देखो क्या हो रहा है भाई। और जो सब डिवीजन लेवल है, मतलब कि जो आईसीएसआई के चैप्टर हैं, जो आईसीएसआई के चैप्टर हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा असिस्टेंट, असिस्टेंट पीआईओ या आपको पीआईओ। तो जो आईसीएसआई के क्या है चैप्टर हैं, जो आईसीएसआई के क्या है चैप्टर हैं स्टूडेंट, वहाँ पे कौन मिलेगा भाई? जो आईसीएसआई के चैप्टर हैं वहाँ पे कौन मिलेगा भाई? हाँ जी, वहाँ पे कौन मिलने वाला है, बताओ मुझे। आईसीएसआई के चैप्टर में आपको कौन मिलने वाला है? जो आईसीएसआई का चैप्टर होगा वहाँ पे आपको कौन मिलेगा? हाँ जी, असिस्टेंट पीआईओ या पीआईओ, या तो उसका असिस्टेंट या पीआईओ वहाँ पे आपको मिलेगा। आ गई बात समझ में? और अगर वो सेंट्रल का चैप्टर है, अगर वो सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ। आ गई बात समझ में? और अगर वो स्टेट का है तो स्टेट पीआईओ, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेट पीआईओ। बात समझ में आ रही है? और ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट नोट क्या है भाई? ये इम्पॉर्टेंट नोट कहता है नो रीज़न टू बी गिवन बाय द पर्सन। तो जो भी इंडियन सिटीजन रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी इंडियन सिटीजन क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए भाई? इंफॉर्मेशन के लिए। जो भी हमारे क्या है भाई? इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो भी हमने रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं, उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है जी, उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बाकी जो हमारा इंडियन सिटीज़न है जो रिक्वेस्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा हूँ। उसकी मर्ज़ी है भाई, लगाई है उसने आरटीआई, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हाँ, वो एक्सेप्ट अपने पर्टिकुलर्स बताएगा कि मुझे आप कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपना नाम ये सब कुछ बताएगा। बाकी उसे रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया या नहीं आया बताओ? तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये केवल समझाने के लिए था, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। पहले ही बता दिया आपको, एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आएगी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आना ही आना है, और सेक्शन नंबर है 7, सेक्शन नंबर 7 है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। क्या एक इंडियन सिटीज़न, क्या एक इंडियन सिटीज़न पीआईओ के पास, क्या एक इंडियन सिटीज़न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट कर सकता है, आरटीआई लगा सकता है? यस और नो? क्या एक इंडियन सिटीजन, क्या एक इंडियन सिटीजन पीआईओ के पास आरटीआई लगा सकता है? आंसर इज यस, वेरी वेरी गुड। तो देखो भाई यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे 5 बातें बोली गई हैं। कितनी बातें बोली गई हैं स्टूडेंट? 5 बातें बोली गई हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो राइटिंग में लगाएं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक या बोथ? राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक या बोथ? हाँ जी, राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक में या बोथ? बोथ, आंसर इज बोथ। तो सबसे पहले भाई, अगर आपने पीआईओ से, अगर आपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांगी है, तो विद इन 30 डेज के अंदर उसको आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। अगर आपने असिस्टेंट, अगर आपने असिस्टेंट पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी है, तो उसे 35 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। और अगर आपने वो इंफॉर्मेशन किससे मांगी है? हाँ जी, अगर आपने वो इंफॉर्मेशन जो मांगी है उसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, देखो लिखा हुआ था थर्ड पार्टी, अगर उसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है,
उस केस के अंदर, हाँ जी, उस केस के अंदर 40 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देगा। पीआईओ उस केस के अंदर 40 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन आपको देगा। और चौथा क्या है भाई, अगर अगर लाइफ को लेके और लिबर्टी को लेके, आपकी लाइफ, मान लो कोई पुलिस वाले हैं और किसी को भाई कैद करके ले गए, कोई पुलिस वाले किसी को कैद करके ले गए और आप जानना चाहते हो कि हमारा जो ये पर्सन है इसको आप कैद करके क्यों ले गए हो, इसको आप कैद करके क्यों ले गए हो, तो उस केस के अंदर 48 आवर्स में, उस केस के अंदर क्या बोला गया है भाई, 48 आवर्स के अंदर वहाँ पे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा उसे उसे वो बताना पड़ेगा, उसे वो रीज़न देना पड़ेगा कि आपने इस पर्सन को क्यों पकड़ा हुआ है। आगे जी बात समझ में। और इसकी पांचवी एक्सेप्शन है, पांचवी एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन नहीं सॉरी, पांचवा जो पॉइंट है वो सेक्शन 24 में दिया है, सेक्शन 24 में दिया है, पेज नंबर 399 में दिया हुआ है। पेज नंबर 399 निकाल लो एक बार और सेक्शन 24 निकाल लो, सेक्शन 24 निकाल लो। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप 5 पॉइंट लिख के आना भाई। ये राजी सेक्शन 24। तो अगर देखा जाए तो सेक्शन 24 में क्या बोला गया, सेक्शन 24 में बोला गया है कि अगर अगर शेड्यूल 2 के अंदर, क्या बोला मैंने, शेड्यूल 2 के अंदर आपको पता है कुछ इंटेलिजेंसी हैं, कुछ सिक्योरिटी एजेंसी हैं जिनको क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, ये अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगी, जैसे आईबी, ठीक है ना, रॉ वाले। आ गई बात समझ में। और आपको बताया था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले, सीआईडी वाले, ठीक है ना, तो ये सारी एजेंसी बता रखी हैं, आप इनके नाम याद कर लेना। इन सारी एजेंसीज को क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दो केस के अंदर दो एक्सेप्शन हैं, दो एक्सेप्शन हैं जिस केस के अंदर इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। नंबर 1, अगर इनके ऊपर एलिगेशन है करप्शन का, अगर इनके ऊपर एलिगेशन है करप्शन का तो इनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एंड नंबर 2, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो उस केस के अंदर भी इनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। दूसरी बात, अगर ह्यूमन राइट्स, दोबारा बोल रहा हूं, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो जो पीआईओ है वो इंफॉर्मेशन कब देगा, जब वो पहले अप्रूवल ले लेगा सीआईसी की, जब पहले वो किसकी अप्रूवल ले लेगा, सीआईसी की। थोड़ी देर में बताऊंगा सीआईसी कौन होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन होता है, थोड़ी देर में बताऊंगा। सीधी सिंपल सी बात है, अभी बता देता हूं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट, या असिस्टेंट बोल लो, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके ऊपर जो इसका बाप बैठा हुआ है वो सीआईसी है, इसका पापा जो ऊपर बैठा हुआ है वो सीआईसी है, या उसको एसआईसी बोल सकते हो। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बैठी हुई है, स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बैठी हुई है। अगर पीआईओ और एपीआईओ, अगर इनके बच्चे ढंग से काम नहीं कर रहे, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने रिक्वेस्ट कर रखी है इन लोगों से कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन दो, आरटीआई लगा रखी है, और अगर ये इंफॉर्मेशन देने में आनाकानी कर रहे हैं तो आप इनके पापा जी के पास जा सकते हैं और इनके पापा को जाके बोल सकते हैं कि सर ये लोग हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो सीआईसी सेंट्रल लेवल पे है, जैसे आईसीएसआई की बात करें तो भाई साहब जो सेंट्रल लेवल पे ऑफिस होगा उसके लिए सीआईसी हो गया, और जो स्टेट लेवल पे होगा उसके लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आ गई जी बात समझ में। तो इनको आप एप्लीकेशन लगाओ, फिर ये अपने बच्चों को वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दो वरना तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। बट अगर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है तो उसके लिए सीआईसी की क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी, और ये काम कितने टाइम पीरियड में करना होगा, विद इन 45 डेज के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल 5 एक्सेप्शन है। क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल 5
ओ सॉरी एक्सेप्शन नहीं है, टोटल 5 पॉइंट है। पता नहीं मेरे दिमाग में बार बार एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। टोटल 5 पॉइंट हैं जहाँ पे इंडियन सिटीजन राइटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पीआईओ के पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास आरटीआई फाइल कर सकता है, और पीआईओ को इतने टाइम पीरियड के अंदर उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। तो पांचवा केस कौन सा है भाई? पांचवा केस है, अगर अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो और इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हो वो शेड्यूल 2 के अंदर, जो शेड्यूल 2 है आरटीआई का, उसके अंदर उन एजेंसीज को जिनको एक्सक्लूड किया गया है, तो 2 एक्सेप्शन हैं जिस केसेस के अंदर उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और वो 2 क्या हैं भाई? एक करप्शन का केस है कि उनके ऊपर एलिगेशन लगी है करप्शन की, और दूसरा केस है भाई ह्यूमन राइट वायलेशन। दूसरा केस है भाई ह्यूमन राइट वायलेशन, और ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए जो पीआईओ है वो इंफॉर्मेशन तो देगा, बट पहले वो अप्रूवल लेगा। किसकी अप्रूवल लेगा? जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दो, जल्दी से सारे बच्चे बता दो। ह्यू किसकी? सीआईसी। वेरी वेरी गुड भाई, तुम तो सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो। आकांक्षा बहुत बढ़िया बेटा। और अप्रूवल लेगा कितने टाइम पीरियड में? कितने टाइम पीरियड में पीआईओ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा? कितने टाइम पीरियड में पीआईओ यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ इंफॉर्मेशन करेगा? 45 डेज के अंदर करेगा। क्या सारे बच्चे मुझे यहाँ पे जो ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, कहीं पे 30 डेज लिखा हुआ है, कहीं पे 35 डेज लिखा है, कहीं पे 40 लिखा है, कहीं पे 48 आवर्स लिखा है, कहीं पे 45 डेज लिखा है, क्या आप इन सारे डेज की एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं? या मैं आपको बताऊं? क्योंकि देखो लॉ के अंदर नहीं बता रखा होगा लॉजिक, लॉ के अंदर ये लॉजिक्स नहीं बता रखे होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो या मैं आपको बताऊं? हाँ जी, और ये किसी किताब के अंदर भी लॉजिक्स नहीं बता रखे होंगे। नीलू कह रही है सर नेट खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, जिस बच्चे को इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी मुझे ईमेल करेगा भाई, पर्सनली व्हाट्सएप करेगा, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, कोई डिले नहीं होगा मेरी साइड से, मैं भेज दूंगा आपको। मेरी साइड से कोई डिले नहीं होने वाला। आप बता दो, नीलम कह रही है आप बता दो, रेखा कह रही है आप बता दो। देखो नालायकों, अगर पीआईओ से इंफॉर्मेशन चाहिए तो 30 डेज। असिस्टेंट क्या है? असिस्टेंट भी तो रिक्वेस्ट किसको? आप असिस्टेंट को आपने एप्लीकेशन लगाई, इंडियन सिटीजन ने इन रिक्वेस्ट किसको किया? एपीआईओ को। एपीआईओ वो इंफॉर्मेशन किससे लेगा? पीआईओ से। तो क्या उसे भी तो 5 दिन चाहिए ना भाई, उसे भी तो 5 डेज चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कितने टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन आ रही है? 35 डेज के अंदर। बात समझ में आ रही होगी। 40 डेज क्यों इन्वॉल्व किया गया है भाई? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इन जर्नल पीआईओ को जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो 30 डेज में देनी होती है। यहाँ पे पीआईओ उस थर्ड पार्टी से क्या लेगा? इन्फॉर्मेशन लेगा, तो उसको भी तो 10 दिन लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 40 कर दिया। 48 आवर्स इसमें इसलिए किया गया है, लाइफ को लेके बात है भाई, लाइफ की लिबर्टी को लेके, फ्रीडम को लेके बात है। पता लग रहा है उतनी देर में पुलिस वाले उसे इतना डंडा मारे, हवालात में हवा और लात इतनी खिला दें, इसलिए 48 घंटे बोला गया। इसलिए लाइफ में एक एक चीज याद रखना हमेशा, फ्राइडे की शाम को भाई कभी कभी पुलिस वालों के हाथ मत लगना भाई, क्योंकि फ्राइडे की शाम को तुम पुलिस वालों के हाथ लग गए तो सैटरडे और संडे 2 दिन तुम हवा लात में हवा और लात खाओगे, और मंडे जाके भाई साहब कोर्ट में हियरिंग होगी, मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें बुलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी फ्राइडे को गलत काम नहीं करना है भाई। अदरवाइज एक काम कर सकते हो भाई, अपने पास एक एडवोकेट का नंबर रख लो और वो तुम्हारे नाम की एंटीसिपेटरी बेल निकलवा के रखेगा। तो जैसे ही तुम जाओगे जेल, तो जेल जाने से पहले, वो जेल डालने से पहले वो तुम्हें एडवोकेट क्या करेगा भाई? एंटीसिपेटरी बेल में तुम्हारी बेल करा देगा। आकांक्षा कह रही है ऐसा करना ही क्यों है? बेटा आपको पता ही नहीं है फिर, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो जेल जा सकता है भाई।
कंपनी सेक्रेटरी जेल जाता है, कौन से सेक्शन है भाई? तुम्हें पकड़ के किसी भी दिन जेल में डाल सकते हैं। वेरी वेरी गुड, 447, बहुत बढ़िया प्रज्ञा। तो 447 में तुम्हें पकड़ के किसी भी दिन पुलिस वाले लेके जा सकते हैं। तो तुम्हें लॉ की ढंग से नॉलेज होनी चाहिए। हमको मिस्टेक नहीं करेंगे, कह रहे हैं हम वो मिस्टेक करेंगे नहीं भाई। इतने सारे लोग हैं, तुम्हें पता होगा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके ऊपर नॉन कंप्लाइंस का ठप्पा लगता है भाई। आकांक्षा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बेटा जिनके ऊपर नॉन कंप्लाइंस का ठप्पा लगता है भाई। तो इसका मतलब कि वहां के कंपनी सेक्रेटरी, वहां के जो लीगल सेल के लोग हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, इसीलिए तो उनके ऊपर ठप्पा लग जाता है। तो भाई लॉ की नॉलेज रखो। कभी भी तुम्हारे पास हथियार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सारे बच्चे मुझे बताओ, तुम्हारे पास हर चीज के लिए हथियार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि सर हम जेल नहीं जाएंगे तो हमें क्या करना है? अब बच्चे कह रहे हैं सर हथियार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा। आधी अधूरी नॉलेज आग लगा देगी भाई, आधी अधूरी नॉलेज आग लगा देगी। पूरा ज्ञान लेना होगा तुम्हें, ठीक है? कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। सहारा कंपनी का मालिक सुब्रतो रॉय इतना बड़ा मालिक है भाई, ठीक है? इतने करोड़ों की, मतलब क्या बोले भाई साहब। तो क्या पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके गए या नहीं गए? और तुम उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, तो अपने डायरेक्टर को बचाओगे या नहीं बचाओगे? और हो सकता है कल तुम्हें पकड़ के ले जाएं। तो भाई इसलिए चाहे तुम्हें पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे, कानून तो तुम्हें आना चाहिए ना। तुम्हें किसका रखवाला बना रहे हैं? डायरेक्टर का भाई। और डायरेक्टर आपको पता है भाई कंपनी की जान है। सेक्शन 37 से बच के आ गई जी बात समझ में? आ गई जी बात समझ में? चलो जी आगे बढ़ें। तो आप कितने पॉइंट यहां पे लिख के आओगे मुझे बताओ? आप यहां पे रिक्वेस्ट के, इंडियन सिटीजन के कितने पॉइंट्स लिख के आओगे? वेरी गुड वेरी गुड, प्रिकॉशन इज बेटर देन केयर। बहुत बढ़िया भाई, कितने पॉइंट लिख के आओगे बताओ? सारी दुनिया कितने पॉइंट लिख के आई? क्वेश्चन दिखाऊं इसको, एग्जाम का क्वेश्चन दिखाऊं? एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, तुम लोग 5 लिख के आओगे। और ऑल ओवर इंडिया बच्चे कितने पॉइंट लिख के आ रहे होंगे? बाकी के बच्चों ने कितने पॉइंट्स लिखे होंगे? 4, क्योंकि किताब में 4 दिए हैं भाई, बुक के अंदर 4 दिए हैं, तो बच्चे भी 4 ही लिख के आएंगे। दो 2008 में क्वेश्चन आया था भाई, 2008 के अंदर क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। 2008 के अंदर क्वेश्चन आया था पेपर में, ये रहा भाई, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्पेसिफाई द मैनर रिक्वेस्ट मेड बाय सिटीजन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। आरटीआई लगा रहा है भाई। तो आप मुझे बताओ, एक एप्लीकेंट, जब एप्लीकेंट लिखोगे तो वहां ब्रैकेट में क्या बता के आओगे? इंडियन सिटीजन, ब्रैकेट में लिख के आना इंडियन सिटीजन। कैसे लगाएगा भाई एप्लीकेशन? राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक में भाई। किसको लगाएगा भाई? पीआईओ को। किसके लिए भाई? पब्लिक अथॉरिटी के लिए। और भाई साहब उसके बाद उसको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एप्लीकेशन क्यों लगा रहा हूँ। हाँ, उसे फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी। इसकी फ़ीस लगती है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी फ़ीस लगती है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नालायकों, टाटा मोटर्स 512 तक चला गया, तुमने लुटवा दिया मुझे। 540 में मुझे पैसे दे देते तो आज, 440 चला गया था उस दिन क्लास के अंदर। अभी मैसेज आया मेरे पास मोबाइल पे,
मोबाइल पे मेरे पास अभी मैसेज आया, तो मैं इसीलिए थोड़ी सी आपसे बात कर रहा हूँ। तुमने आज पैसे दिए होते 2-2 हज़ार रुपये, अभी भी दे दो मुझे। बैच ख़त्म होते होते अगली दिवाली तक तो तुम्हें कुछ तो दे ही दूंगा। बात समझ में आ रही है? वैसे भी ग्रुप 2 के अंदर आपको पता ही है 2 सब्जेक्ट हैं भाई साहब, सिक्योरिटी लॉ जो मेरी जान है, सिक्योरिटी लॉ और कैपिटल मार्केट और EBCL, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर। मार्केट गिरा दो फिर से भाई। अब कैसे गिरा दूं मार्केट? मैं कोई राकेश झुनझुनवाला थोड़ी ना हूँ, या मैं FII थोड़ी ना हूँ कि मैं मार्केट गिरा दूं। हर्षल मेहता भी नहीं हूँ भाई मैं। आ गई बात समझ में? हम तो भाई कंपनीज का टेक ओवर करेंगे। तुम छोटी बातें कर रहे हो मार्केट गिराने की। हम तो कंपनीज का क्या करेंगे बच्चों? टेक ओवर करेंगे। हमारे सपने बहुत बड़े हैं। वो टाइम भी आएगा कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब लोग बाकी बोल लेंगे नहीं भाई। आ गई जी बात समझ में? फिर PIO आपको 30 डेज वाला बता दो, ठीक है, 48 आवर्स वाला, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी और बताएंगे सेक्शन 8 में। तो इतना बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख के आ जाओगे या नहीं आ जाओगे? बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख के आ जाओगे या नहीं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। वेरी गुड। ये चैप्टर आपको इजी लग रहा है, आसान लग रहा है भाई ये चैप्टर? अगर इजी लग रहा है तो इजी लिखो। अगर चैप्टर इजी लग रहा है तो इजी लिखो। तो भाई सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है भाई ये। इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता भाई। अब देखो, चाहे तो मैं आपको पहली क्लास में ये चैप्टर करा सकता था भाई। आप अपनी सीटों में ही डांस करने लग जाते, सीटों से उठने लग जाते, आप उड़ने लग जाते। बट मैंने सबसे पहली क्लास में ये चैप्टर नहीं करवाया, मैंने थोड़ा सा टेक्निकल करवाया आपको। और टेक्निकल कराने का बेनिफिट क्या हुआ कि आज आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल इस हद तक बढ़ रही है। अभी बढ़ नहीं गई ना, बढ़ रही है। अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है तुम लोगों का। ज़्यादा चौड़े मत हो जाना, 56 इंच की छाती चौड़ी करके मत चलना। आगे जी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं भाई। नोट लिखा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस एक्सक्लूड फ्रॉम द टाइम फ्रेम। मतलब जो भी टाइम लगेगा, जो भी टाइम टेकन लगेगा किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए? फीस को कैलकुलेट करने के लिए। मैंने आपको बोला था जब भी आप RTI लगाओगे तो उसकी फीस होगी, और उसकी फीस तो होगी। अब भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपने हार्ड डिस्क पे वो इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपने पेन ड्राइव पे वो इन्फॉर्मेशन मांगी है, और चेक करना पड़ेगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा। और अगर कोई एक्शन 30 डेज में नहीं लिया गया तो डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा। अगर कोई एक्शन 30 डेज के अंदर नहीं लिया गया तो उसका डीम्ड रिफ्यूजल मानेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? नो फीस फॉर डिले रिस्पॉन्स। अगर आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अगर आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली और आपको जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है, तो जो आपने फीस पे की है उसको आप रिफंड मंगवा सकते हो। जो आपने फीस पे की है उसको आप रिफंड मंगवा सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हमने एक RTI लगाई है और लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, तो कितने टाइम पीरियड में आपको इंफॉर्मेशन डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। बताओ भाई, कितने टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए? 48 आवर्स के अंदर। वेरी वेरी गुड नीलम रोशन, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो भाई, कहानी की फॉर्म में सुनते चलो। कहानी की फॉर्म में करवा दूं ये सारा? इंग्लिश पढ़ लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे, कहानी की फॉर्म में करवा दूं?
बताओ, क्योंकि इसकी इंग्लिश भाई प्लेन है, इतनी इंग्लिश की हिंदी आप लोग कर लोगे। यस सर, कहानी की फॉर्म में सारा चैप्टर करा दो। बहुत बढ़िया भाई, सुन लो फिर। ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। पीआईओ की ड्यूटी क्या है, ड्यूटीज क्या है पीआईओ की। पीआईओ के पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी, पीआईओ के पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी, कह रहा है वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। अगर कोई बंदा पीआईओ को रिक्वेस्ट कर रहा है और वो जो इंफॉर्मेशन चाहता है वो राइटिंग में रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, वो राइटिंग में रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। आप पुलिस स्टेशन गए, आप अपनी एफआईआर लगवाने, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपनी एफआईआर लगवाने पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जब आप गए तो पुलिस वालों ने कहा भाई लिख, अपनी एफआईआर लिख के दे हमें। अब भाई साहब आप तो पढ़े लिखे हो ही नहीं, आप गंवार हो। तो उस केस के अंदर जब आपको लिखना नहीं आता तो उस केस के अंदर पुलिस वाले खुद, मतलब कि कोई ना कोई आपको अपने साथ असिस्टेंट लेके आना पड़ेगा जो आपके बिहाफ में लिख सके, जो आपके बिहाफ में क्या कर सके, लिख सके। तो यहां पे भी बोला गया है इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट इज हेल्ड, अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई, आपकी इसमें पूरी हेल्प की जाएगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बात समझ में आ रही है। इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर is held by or its subject matter is closely connected with the function of another public authority, तो पीआईओ क्या करेगा भाई, अगर पीआईओ को कोई इंफॉर्मेशन देनी है और वो इंफॉर्मेशन जो है अनदर पब्लिक अथॉरिटी के पास है, वो किससे कनेक्टेड है, वो इंफॉर्मेशन किसी और पब्लिक अथॉरिटी से कनेक्टेड है, तो क्या वो पीआईओ उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा अदर पब्लिक अथॉरिटी को। यस करेगा। कितने टाइम पीरियड में ट्रांसफर कर देगा, विद इन 5 डेज के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो मान लेते हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और उसने किसी पीआईओ के पास आरटीआई लगाई और पता लगा कि इसने इसने क्या है, जो ये पीआईओ है इसको ये इंफॉर्मेशन दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से लेनी है, दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से लेनी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई, विद इन 5 डेज के अंदर ये पीआईओ, उस पब्लिक अथॉरिटी का ये पीआईओ विद इन 5 डेज उसको इन्फॉर्म कर देगा, उसको क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा। आगे की बात समझ में, और एप्लीकेंट को भी इन्फॉर्म कर देगा, एप्लीकेंट को भी इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपने गलत जगह आपने क्या कर दी है, रिक्वेस्ट कर दी है, आपने गलत पीआईओ को रिक्वेस्ट कर दी है, बाकी मैंने राइट पीआईओ को बता दिया है, जो कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है मैंने उसको बता दिया है जहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो क्या इस केस के अंदर ये टाइम पीरियड जो 5 डेज का है, ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा या नहीं होगा फॉर डिस्पोजल ऑफ इंफॉर्मेशन से। डिस्पोजल ऑफ इंफॉर्मेशन के जो टाइम पीरियड है भाई ये ऊपर दिए गए थे। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आपने एक पीआईओ को रिक्वेस्ट की कि मुझे आरटीआई चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको पता लगा कि भाई आपने जो रिक्वेस्ट की है वो गलत पीआईओ के पास कर दी, दूसरे पीआईओ के पास लगनी थी, तो जो भी कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी होगी उसके पीआईओ को वो क्या कर देगा भाई, आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर कर देगा और एप्लीकेंट को भी क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा इमीडिएटली। पर ये सारा काम वो कितने टाइम पीरियड में करेगा, हाँ जी, ये सारा काम वो कितने टाइम पीरियड में करेगा, चैट बॉक्स में बता दो कितने टाइम पीरियड में करेगा, 5 डेज के अंदर। वेरी वेरी गुड। और जो भी यहाँ पे पीआईओ होंगे वो अपनी इंफॉर्मेशन कितने टाइम पीरियड में डिस्पोज ऑफ करेंगे, 30 डेज के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। बट यहाँ पे वो आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर फॉल कर रही है, क्योंकि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर जो इंफॉर्मेशन फॉल करती है उस इंफॉर्मेशन को एग्जम्प्ट किया गया है, पर उनको रीजन बताना पड़ेगा।
तो जब भी कोई भी पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, जब भी कोई भी पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, तो क्या वो स्पेसिफाइड करेगा रीजन कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया है? क्या वो रीजन स्पेसिफाइड करेगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया है? तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। कौन से केस के अंदर वो रिजेक्ट कर सकता है? हाँ जी, कौन से केस के अंदर वो रिजेक्ट कर सकता है? सर अगर वो इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर वो इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जम्प्ट है। तो कौन से सेक्शन के अंदर एग्जम्प्ट की गई है? 8 और 9 प्लस शेड्यूल 2। आप यहीं पे लिख सकते हैं प्लस शेड्यूल 2। बाकी आपको सारा पढ़ के पता लग जाएगा कि अगर वो इंफॉर्मेशन लाइफ को लेके है, लिबर्टी ऑफ पर्सन को लेके है, तो 48 आवर्स की कहानी है भाई। और अगर यहाँ पे पीआईओ फेल हो जाता है टू कीप द डिसीजन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड आपको बताए गए हैं, चाहे वो 30 दिन का हो, 35 का हो, 40 का हो, 48 का हो, 45 डेज का हो, तो भाई डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाता है। अगर इतने टाइम पीरियड में नहीं आया तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाता है। उसके बाद वेयर अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्ट बाय द पीआईओ शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रिक्वेस्टर। तो जिसने भी एप्लीकेशन लगाई है, पीआईओ उसको क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा। पीआईओ उसको इन्फॉर्म करेगा, रीजन बताएगा भाई, रीजन बताएगा कि मैंने तेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की है। और जो जो यहाँ पे इंडियन सिटीजन है, जो एप्लीकेंट है, क्या यहाँ पे वो अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता? तो थोड़ी देर में हम लोग अपील के प्रोविजन भी करेंगे, थोड़ी देर में हम लोग अपील के प्रोविजन भी करेंगे। और जब आप अपील में जाओगे तो वहाँ पे जो पीआईओ है, पीआईओ आपको ये भी बताएगा कि आपको कौन सी अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाना है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पीआईओ जब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा तो वो 3 काम करेगा। जब पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, तो वो यहाँ पे 3 काम करेगा। हाँ जी, पहला काम क्या करेगा? रीज़न बताएगा। पहला काम क्या करने वाला है स्टूडेंट? रीज़न बताने वाला है कि मैंने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों किया। तो पहला काम क्या करने वाला है, वो रीज़न बताने वाला है क्यों रिजेक्ट किया है। दूसरा, वो टाइम पीरियड बताएगा, कितने टाइम पीरियड में आप अपील कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड में आप अपील कर सकते हो। और तीसरा, वो पर्टिकुलर्स बताएगा अपीलेंट अथॉरिटी के, जिसके पास आपने अपील करनी है, जिसके पास आपने अपील करनी है। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? समझ में आया या नहीं? यस और नो? उसके बाद भाई, जिस मैनर में आपने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी होगी, उसी मैनर में पीआईओ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। उसी मैनर के अंदर आपको पीआईओ क्या करवाएगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। आ गई बात समझ में भाई? बाकी सेफ्टी और प्रिजर्वेशन का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। सेफ्टी और प्रिजर्वेशन का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो और उसमें पार्शल एक्सेस, मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको अलाउड नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन लेना आपको अलाउड नहीं है, तो क्या ओनली पार्शल इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी? क्या ओनली पार्शल इंफॉर्मेशन ही आपको डिलीवर की जाएगी? आंसर इज यस, ओनली ओनली वही पार्ट आपको डिलीवर किया जाएगा जो कि उस इंफॉर्मेशन से सेपरेट किया जा सकता है। मतलब मान लो कि ये पूरी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर दोनों पार्ट हैं, जिसके अंदर दोनों पार्ट हैं, इस इंफॉर्मेशन के अंदर दोनों पार्ट हैं। इस इंफॉर्मेशन के अंदर एक वो पार्ट भी है जो एग्जम्प्ट किया गया है सेक्शन 8 और 9 के अंदर और शेड्यूल 2 के अंदर, और उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी इस पार्ट के अंदर है। तो अगर
अगर वो इंफॉर्मेशन डिसएमिनेट हो सकती है, जितनी इंफॉर्मेशन को आप डिसएमिनेट कर सकते हो और इस इंफॉर्मेशन में को उससे इफेक्ट ना हो, इस इंफॉर्मेशन को उससे इफेक्ट ना हो, उतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है। तो बाकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट पढ़ लेना, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ इंफॉर्मेशन सॉट हैज़ बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी or is treated as confidential by that third party, PIO shall give a writing notice to the third party within 5 days from the receipt of the request। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब बताओ। हाँ जी, देखते हैं कौन सा बच्चा है भाई जो इसका मतलब बता सकता है। कौन सा बच्चा है जो इसका मतलब बता सकता है? एनीवन? कोई है भाई? किसी को आ रहा है? बता ही नहीं रहे भाई। रोशन, नीलम, हर्ष, यश, आकांक्षा, बताओ बेटा। इफ इंफॉर्मेशन sought has been supplied by third party or is treated as confidential by third party, the PIO shall give a written notice to the third party within 5 days। एक मिनट, प्रज्ञा ने कुछ बताया, नीलम ने कुछ बताया, पहले नीलम का पढ़ लेता हूँ। अगर इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट हो गई तो वो PIO थर्ड पार्टी को 5 डेज में नोटिस देगा। इसी का जैन शायद क्यों लिख देते हो? देखो क्या लिखा है, इफ इंफॉर्मेशन सॉट हैज बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल बाय थर्ड पार्टी, PIO शैल गिव अ राइटिंग नोटिस टू द थर्ड पार्टी विद इन 5 days फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ द रिक्वेस्ट। रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर कोई इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है भाई? अगर कोई इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई कर रहा है? थर्ड पार्टी सप्लाई कर रही है। अगर कोई इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई कर रहा है? थर्ड पार्टी सप्लाई कर रही है। क्या? RBI है। और RBI किससे इंफॉर्मेशन ले रहा था भाई? ICICI बैंक से ले रहा था। क्या ICICI बैंक यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है, क्या वो थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई थी? नहीं हो गई थी?
तो यहाँ पे आरबीआई जब आईसीआईसीआई बैंक से इंफॉर्मेशन ले रहा था तो क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई थी या नहीं हो गई थी? आंसर इज यस। तो क्या इस केस के अंदर अगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन है जो कि क्या है भाई, कॉन्फिडेंशियल है, जो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और इस इंफॉर्मेशन को जिस इंडियन सिटीजन ने एप्लीकेशन लगाई है उसको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि उसको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए तो क्या उसको डिस्क्लोज की जाएगी? नहीं की जाएगी। उसको विद इन 5 डेज के अंदर आप बता दोगे। लिखा है ना विद इन 5 डेज, कहाँ पे लिखा है भाई? विद इन 5 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। तो आप उसको इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ चांस टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द पीआईओ विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस। सच नोटिस क्या मतलब है इसका? तो अगर इसका क्या मतलब है, थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ चांस टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द पीआईओ विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस। क्या मतलब है भाई इसका? देखो सुनो, सिंपल सा समझ में आ गया, बस सारी बातें समझ में आ गई। सुनो भाई, दोबारा से सुनो, समझो। आरबीआई किससे इंफॉर्मेशन ले रहा है? आरबीआई किससे इंफॉर्मेशन ले रहा है भाई? आरबीआई ले रहा है आईसीआईसीआई बैंक से इंफॉर्मेशन। और जब आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक से इंफॉर्मेशन ले रहा है तो उस केस के अंदर क्या हुआ भाई? आईसीआईसीआई बैंक ने बोल दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने बोल दिया कि सर जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो क्या है भाई, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। आगे ही बात समझ में। तो ये काम आरबीआई को कितने दिन में करना है? 5 डेज के अंदर करना है। ये काम आरबीआई को 5 डेज के अंदर करना है कि अगर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है जो कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जो कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी, वहाँ जैसे देखो फॉरेन मिनिस्ट्री हो सकती है कोई। यहाँ पे एक और बेस्ट एग्जांपल है कि मान लो कि जो भारत की सरकार है उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोई डील हुई है और कोई इंडियन सिटीजन ये जानना चाहता है कि भाई ये जो फॉरेन की मिनिस्ट्री है इसके साथ क्या डील हुई है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो। तो उस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये कौन सी पार्टी होगी भाई? थर्ड पार्टी होगी इसके अंदर। और अगर गवर्नमेंट उस फॉरेन मिनिस्ट्री से वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है तो 5 डेज के अंदर उसको इन्फॉर्म करेगी, उसको बोलेगी भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दे। पर ये यहाँ पे क्या कह रही है कि सर ये इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, ये इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। तो इसको उसकी रीजनिंग 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर उसकी रीजनिंग देनी है कि ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आप पिक्चर समझ में आ गई होगी, क्योंकि वर्डिंग्स क्लियर कट नहीं लिखी हुई है, वर्डिंग्स क्लियर कट नहीं लिखी हुई है। मानव कह रहा है डबल यस, समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। बाकी भाई ये केस लॉ दिया हुआ है, एक बार आप रीडिंग करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये होमवर्क रहेगा, ये सारा केस लॉ होमवर्क रहेगा, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एग्जम्प्ट भाई यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है सेक्शन 8 और 9, मैंने आपको बताया था, सेक्शन 8 और 9 मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है, प्लस शेड्यूल 2, ये याद रखना, प्लस शेड्यूल 2। वहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है। सबसे पहले देखो 8 और 9 के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए पब्लिक अथॉरिटी को एग्जम्प्ट किया गया। बहुत आसान है, अब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, अब आगे की चीज़ों के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है।
तो अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर वो पब्लिक अथॉरिटी देगी तो उससे क्या होगा, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा पड़ जाएगा भाई। हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को क्या पड़ेगा, खतरा पड़ेगा, तो हमें फिर वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर कोर्ट ने सेबी को बोला है, कोर्ट ने सेबी को कोई बोला हुआ है, कोर्ट ने सेबी, मान लो ऐसा, इसमें मान लो इन्फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेसली फॉरवर्डेड बाय एनी कोर्ट, हाँ, कोर्ट ने सेबी को बोला हुआ है। अब कोर्ट ने सेबी को कुछ बोला हुआ है और बोला हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है, अभी ये इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो अगर मान लो सेबी वो इन्फॉर्मेशन, अगर आप सेबी में आरटीआई लगा देते हो उस कंपनी के अगेंस्ट, आपने सेबी में क्या कर दिया, इंडियन सिटीजन ने सेबी में आरटीआई लगा दी उस कंपनी के अगेंस्ट, और यहाँ पे सेबी उस कंपनी का केस कहाँ से डील कर रही है, कोर्ट से डील कर रही है, तो भाई वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनको कुछ प्रिविलेज दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसके लिए एग्जाम्पल ले लो भाई, कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो या कोई भी आपका क्या है भाई, प्रॉपर्टी राइट है, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे जिससे कि जिसको डिस्क्लोज करने से हार्म हो सकता है, कॉम्पिटिटिव हार्म हो सकता है, तो उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। कोई भी कॉन्फिडेंशियल और फॉरेन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। वही वाली कहानी है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी की फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कुछ बातचीत हुई है किसी चीज़ को लेके, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, तो आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी जिससे किसी भी बंदे का, कोई भी पर्सन का लाइफ, उसकी लाइफ या उसकी सेफ्टी उन चीज़ों को लेके खतरे में आ सकती है, या उसकी आइडेंटिटी आपको नहीं बताई जाएगी जिससे कि वो बंदा खतरे में आ सकता है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। कोई इन्वेस्टिगेशन है, आप इन्वेस्टिगेशन समझ सकते हो, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर समझ सकते हो। ऑफेंडर मैंने आपको बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था विजय माल्या क्या है भाई, ऑफेंडर है। तो अगर सीबीआई कोई इंक्वायरी चल रही है विजय माल्या के अगेंस्ट, तो उस केस के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। कैबिनेट के जो पेपर्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और अदर सेक्रेटरीज के कैबिनेट पेपर्स की, मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीएलटी है भाई, तो एनसीएलटी भी आपको पता है क्वासी कोर्ट है, और एनसीएलटी से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, और एनसीएलटी से जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो उसके लिए कोर्ट ने उसको क्या कर रखा है, फॉरबिडन कर रखा है, तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। प्रोवाइडेड दैट क्या, हाँ, एक बार डिसीजन आ गया कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, आपको पता ही है प्रधानमंत्री है, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, और एक बार उनका डिसीजन आ गया उसके बाद वो इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट की जा सकती है, मतलब दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अजम्पशन इस वे शैल नॉट बी डिस्क्लोज, हाँ, जो इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना, जिसको एग्जम्प्ट रखा गया वो नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी की भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी अनलेस, जब तक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और लास्ट में बोल दिया, कोई भी अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, एम्पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकता है रिक्वेस्ट, अगर आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो इंफ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड है, तो उस केस के अंदर वो आपकी रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है भाई, रिजेक्ट कर सकता है। पार्शियल डिस्क्लोजर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है जिसको वो लोग नहीं आपको बता सकते क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर है, तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, जो पार्ट आपको बताया जाना चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। बताओ जी, सेक्शन 10 तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बता दो।
जल्दी से मुझे बता दो, फिर मैं भाई इस चैप्टर को तो आज ख़त्म करवा के ही छोड़ूंगा। इस चैप्टर को तो मैं आज ख़त्म करवा के ही छोड़ूंगा। आगे देखो भाई, ये एग्ज़ाम में आया, ये एग्ज़ाम में आया। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में बोला था बच्चों को कर लो, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं बोला मैंने कि एग्ज़ाम में आएगा, मतलब मैं ये कह रहा था कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पीछे भी। तो ये अगस्त, अभी सॉरी दिसंबर 2000 कब हुआ पेपर, 21 में ये आ चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या आया हुआ है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ भाई, कर लिया करो, कर लिया करो। ये रहा ना अभी दिसंबर का पेपर, ये देखो। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है दिसंबर 2021 के अंदर। और क्वेश्चन क्या है भाई, आपको टर्म बताना है कि जो ऑफिस होगा, और कंडीशंस बतानी है। अभी बताएंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है आरटीआई एक्ट के अंदर। 8 नंबर का क्वेश्चन आया, तो आप समझ सकते हो कितना महंगा क्वेश्चन पेपर के अंदर डाला गया। अभी इसके 2 केस लॉ भी करवाऊंगा मैं आपको। स्टार्टिंग के 2 केस लॉ हैं चैप्टर के, जो मैंने अभी तक टच नहीं किए हैं। मैं एक बार पूरा चैप्टर करवा दूं, फिर आपको करवाता हूं भाई। तो सबसे पहले समझते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंफॉर्मेशन कमीशन क्या बोला गया है भाई, सेंट्रल लेवल पे भी आईसी को बैठाया गया, कमीशन को बैठाया गया। मैंने आपको पहले ही बताया पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ के ऊपर किसको बैठा रखा है भाई, कमीशन को। और कमीशन सीआईसी भी है और कमीशन एसआईसी भी है। और सीआईसी क्या है भाई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एसआईसी क्या है भाई, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल लेवल पे सर आज पूरा कंप्लीट करवा दो चैप्टर, वेरी वेरी गुड। तो बेटा जो जो क्या है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे है तो उसका सीआईसी है। अगर बात करें तो आरबीआई, आरबीआई सेंट्रल लेवल पे है तो उसके लिए सीआईसी बैठा हुआ है कमीशन। और अगर एमसीडी की बात करें तो एमसीडी बेटा डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे है तो उसके लिए एसआईसी कमीशन बैठा रखी है। तो अगर इनके पीआईओ जो आरबीआई के अंदर पीआईओ बैठे हैं या एमसीडी के अंदर जो पीआईओ बैठे हैं, अगर इनके पीआईओ ढंग से काम नहीं कर रहे तो आप इनके पापा जी के पास जा सकते हैं सीआईसी, और एसआईसी के पास आप इनकी कंप्लेन लेके जा सकते हैं। आ गई जी बात समझ में। तो सीआईसी देखो, सबसे पहले क्या बताया, जो सीआईसी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इसको बनाएगा, हाँ जी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन करेगी। किसके थ्रू करेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू करेगी। और जो सीआईसी है उसके अंदर कंपोजिशन क्या होगा, कंसिस्ट का मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होगा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा और 10 क्या होंगे भाई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होंगे। टोटल मिला के कितने लोग हो गए बताओ, टोटल मिला के कितने लोग हो गए बताओ मुझे। और इसके बहुत बढ़िया नोट्स भी आप लोग बना सकते हो, इसके बहुत बढ़िया से नोट्स भी, कहाँ गया भाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक तरफ सीआईसी और दूसरी तरफ एसआईसी। और सबसे पहले क्या बता दोगे भाई, कंपोजिशन। सबसे पहले कंपोजिशन बता दोगे, सीआईसी का कंपोजिशन क्या है भाई। अच्छा पहले बनाएगा कौन इसको, सीआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और नोटिफिकेशन के थ्रू इशू करेगी कि हमने ये सीआईसी बना रखी है। तो कंपोजिशन क्या होगा, एक तो इसमें चीफ आईसी होगा प्लस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि 10 होंगे, 10 लोग होंगे ये मैक्सिमम 10 लोग होंगे। और यहाँ पे एक पर्सन होगा, यहाँ पे एक ही बंदा होगा, चीफ आईसी एक बंदा होगा। आ गई जी बात समझ में। शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो इनको अपॉइंट कौन करेगा,
हाँ जी, अपॉइंटेड बाय। तो भाई मानव ये चार्ट बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में और पेपर में आ सकता है। तो इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा, पर इसकी अपॉइंट करने से पहले इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अपॉइंट करने से पहले इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी का हेड कौन होगा भाई? पीएम, प्रधानमंत्री इसका हेड होगा इस कमेटी का, मतलब कि प्रधानमंत्री चेयरमैन होगा। प्रधानमंत्री जो है वो चेयरमैन होगा और बाकी प्लस अपोजिशन लीडर होंगे भाई, लोकसभा। आ गई बात समझ में? बाकी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। आ गई बात समझ में? टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो यहाँ पे देखो कमेटी के अंदर बताया गया है, कमेटी के अंदर बताया गया है दिस शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंडेशन कौन करेगा? रिकमेंड कौन करेगा? हाँ भाई, रिकमेंड कौन करेगा? एक कमेटी रिकमेंड करेगी जिसके अंदर प्रधानमंत्री चेयरमैन है और बाकी के अदर लोग भी इसके अंदर डाले गए हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में बता दो पहले मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मानव कह रहा है आ रहा है भाई, तो इजी है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक कमेटी है। कमेटी क्या करेगी भाई? कमेटी रिकमेंडेशन देगी, कमेटी रिकमेंड करेगी कि इन लोगों को अपॉइंट करो। कमेटी रिकमेंड करेगी और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? उन लोगों को अपॉइंट करेगा। अब जब कमेटी यहाँ पे रिकमेंड देगी तो कमेटी ने उनकी क्या रखी है? क्वालिफिकेशन रखी है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोग ये पॉइंट लिख लेना, क्वालिफिकेशन के अंदर ये पॉइंट लिख लेना, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है ना? तो भाई साफ सुथरा आदमी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ये सारी मास मीडिया, इन सब की उसे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्वालिफिकेशन है, यहाँ तक उसकी क्वालिफिकेशन है। और ये उसकी डिसक्वालिफिकेशन है, यहाँ से उसकी डिसक्वालिफिकेशन है। डिसक्वालिफिकेशन क्या है भाई? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दूसरी तरफ आ जाएगा, एक तरफ क्वालिफिकेशन हो गई, दूसरी तरफ क्या हो गई भाई? डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन में क्या आ जाएगा भाई? नंबर 1 एमपी नहीं होना चाहिए, नंबर 2 एमएलए नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है ना? एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो स्टेट का बोल लो या यूनियन टेरिटरी का बोल लो। एंड नंबर 3 भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट not hold any office of profit or connected with any political party। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए वो बंदा, किसी भी बिजनेस और किसी भी प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस कर देता हूँ, नहीं होना चाहिए। किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो 4 बातें बता दी भाई डिस्क्वालिफिकेशन में। डिस्क्वालिफिकेशन में 4 बातें बता दी भाई। तो सबसे पहले क्या बता के आ जाओगे? हाँ जी, सबसे पहले बता के आ जाओगे कि जो CIC है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। एक बार जूम आउट कर दीजिए। जूम आउट कर दिया बेटा, जूम आउट कर दिया मैंने। ठीक है इशिका, ठीक है बेटा, जूम आउट कर दिया।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इशिका ठीक है बेटा, रिप्लाई तो कर दो, यस नो, छाप लो, छाप रहे हो बस। तो यहाँ पे भाई जो भी सीआईसी बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी कि ये सीआईसी बनी हुई है, इसकी ऑफिशियल साइट भी है सीआईसी की, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से लोग सीआईसी के अंदर, चीफ सीआईसी कौन बना हुआ है, सीआईसी में कौन कौन लोग हैं, मैक्सिमम 10 लोग होंगे। ठीक है ना, तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट में देख भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद भाई अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, पर रिकमेंडेशन किसकी होगी भाई, जैसे जीएसटी है, जीएसटी के अंदर मोबाइल है, तो मोबाइल पे क्या जीएसटी लगता है, यस सर। अब मोबाइल पे भाई मान लो जीएसटी लग रहा है 12%, एक ऐसी फेक फिगर ले रहा हूँ, 12% जीएसटी चार्ज कर रहा है। अब जीएसटी जीएसटी काउंसिल चाहती है कि ये 12 से 5% कर दिया जाए, तो जीएसटी काउंसिल किसको रिकमेंडेशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी नोटिफिकेशन निकाल देती है और उसे कितना परसेंट कर देती है, 5%। तो कहानी समझ में आई। सारा जो गेम है वो कौन खेल रहा है, इस खेल का कैप्टन कौन है भाई, देखा जाए तो। हाँ जी, सारे बच्चे बताओ, इस खेल का कैप्टन कौन है, मोदी जी, क्या बात है भाई। तो जिनको वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट ने, उन्हीं को क्या कर देना है, अपॉइंट कर देना है। तो ये इंडिया है भाई, आपको पता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। उसके बाद भाई ये जर्नल बात लिखी हुई है, जर्नल सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन मैनेजमेंट अफेयर्स, जो भी वेस्टेड होंगी, सारी जितनी भी कमांड होगी वो सारी किसके हाथ में होगी, सारी कमांड किसके हाथ में होगी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के हाथ में होगी। साथ में उसकी हेल्प के लिए किनको रखा गया है, आईसी को, साथ में उनकी हेल्प के लिए आईसी को रखा गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, और बाकी इसकी अदर ब्रांचेस भी होंगी, अदर अप्रूव्ड ऑफिस भी होंगे। बाकी भाई ये जो संस्था है ये किसी के, क्या कहते हैं, किसी के अंडर में आके, किसी के उसमें कोई इसको अपनी पावर में नहीं ले सकता, जो इसको करना है वो ये करेगी। ठीक है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट के अंदर आपने कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन आप लोगों ने लिखी, किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा और कंडीशन क्या है इनके ऑफिस की। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला पहला जो पॉइंट है वो चीफ आईसी के लिए, दूसरा पॉइंट देखोगे तो आईसी के लिए है, फिर उसके बाद देखोगे तो कॉमन पॉइंट है, उसके बाद देखोगे तो कॉमन पॉइंट है। तो आप लोग चार्ट बना सकते हैं। चार्ट कैसे बनेगा, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, उसमें दो बातें आ जाएंगी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। उसके बाद भाई सारे पॉइंट में क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉमन पॉइंट्स हैं, सारे क्या है, कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट बना सकते हैं। बाकी भाई मैंने चार्ट पेपर खरीद लिए हैं, मैं 1 पेज के चार्ट बना रहा हूं आपके चैप्टर के, 1 पेज के चार्ट में बना रहा हूं, उम्मीद करता हूं तुम लोग भी बनाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो चीफ आईसी के लिए दिया हुआ है, उसके बाद आईसी के लिए दिया हुआ है, उसके बाद भाई कॉमन पॉइंट हैं, दोनों के लिए दिए हैं, चीफ आईसी के लिए भी और आईसी के लिए भी। सबसे पहले चीफ आईसी के लिए बोला गया है कि ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा। तो ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, जितने टाइम पीरियड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिस्क्राइब्ड करेगी, उतने टाइम पीरियड के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दैट 65 साल की उम्र के बाद, 65 साल की उम्र के बाद ये ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। तो पहली बात मुझे बताओ, जो चीफ आईसी है वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है, सर जितने टाइम पीरियड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, उतने टाइम पीरियड के लिए वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, सर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। और सर 65 साल का अगर ये हो गया तो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। आफ्टर 65 ईयर्स के बाद ये चीफ आईसी का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। सर जो आईसी होगा इसका पीरियड भी किसने प्रिस्क्राइब्ड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, और जितने टाइम पीरियड के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया होगा वो पीरियड, और कितनी एज, 65 ईयर्स, और कितनी एज, 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, और ये बंदा भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दैट
प्रोवाइडेड दैट कि सर अगर जो आईसी है वो क्या है भाई, वेकेट इस ऑफिस, अगर उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है और वो इलिजिबल हो जाता है अपॉइंट क्या अपॉइंट हो जाता है भाई, चीफ आईसी। क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जो आईसी है उसको क्या बनाया जा सकता है, चीफ आईसी उसको बनाया जा सकता है। और अगर उसे चीफ आईसी बना देते हैं तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट, क्या बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट के अंदर कि सर जो आईसी है वो क्या अपॉइंट हो गया, चीफ आईसी बना दिया उसको, तो वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, वो 5 साल से ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। एग्रीगेट किसका, एग्रीगेट भाई आईसी का, और चीफ आईसी का जो एग्रीगेट होगा वो 5 साल होगा। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर आप आईसी का ऑफिस होल्ड कर चुके हो 3 साल तो चीफ आईसी का ऑफिस कितने साल होल्ड कर सकते हो, चीफ आईसी का ऑफिस आप कितने साल होल्ड कर सकते हो, बताओ जी मुझे, चीफ आईसी का ऑफिस आप कितने साल होल्ड कर सकते हो, बताओ भाई। चीफ आईसी का ऑफिस आप कितने साल होल्ड कर सकते हो, 2 साल, वेरी वेरी गुड, 2 साल, वेरी गुड। समझ में आया या नहीं आया, चार्ट बनाना है इसका या खुद से बना लोगे, चार्ट बनाऊं या खुद से बना लोगे भाई, बता दो। देखता हूं भाई तुम्हें चार्ट बनाने की तुम्हारे पास स्किल आ गई या नहीं आ गई। तुम्हारे सर के पास जबरदस्त स्किल है जिसके लिए सर जाने जाते हैं, चार्ट बनाने की स्किल, चार्ट बनाने की स्किल। आपकी मर्जी, बच्चा कह रहा है आपकी मर्जी। भाई मेरी तो मर्जी क्या, मैं तो 4 बजे तक पढ़ा दूं भाई। आ गई बात समझ में। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेना टर्म ऑफ ऑफिस, आ गई बात समझ में, और उसके अंदर 2 पार्ट कर देना भाई। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 में लिख देना जो चीफ सीआईसी है ये अपना जो ऑफिस है, ये जो होल्ड करके रखेगा, अपना जो ऑफिस होल्ड करके रखेगा, इसका जो टाइम पीरियड है होल्ड करने का जो टाइम पीरियड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिस्क्राइब्ड करेगी। आगे बात में दूसरा भाई, ये बंदा रीअपॉइंट नहीं हो सकता। तीसरी बात भाई, अगर ये अटेंड कर जाता है, अटेंड एज ऑफ 65 ईयर्स, तो इसे अपना ऑफिस क्या है, वेकेट करना होगा, इसे अपना ऑफिस वेकेट करना होगा, इसे अपना ऑफिस खाली करना होगा भाई, अपना ऑफिस वेकेट करना होगा, खाली करना होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद भाई आईसी बताया हुआ है, उसके बाद मानव आईसी बताया हुआ है भाई, और आईसी में क्या किया गया है भाई, आईसी के लिए भी बोला गया है ये जो होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा भाई, ऑफिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, प्रिस्क्राइब्ड करेगी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिस्क्राइब्ड करेगी। और क्या बोला है भाई, 65 ईयर्स की एज। तो इन दोनों में जो विच एवर इज क्या होगा भाई, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। बाकी ये बंदा भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ये बंदा भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता। और बाकी अगर ये बंदा आईसी है और इसे अपॉइंट किया जा रहा है चीफ आईसी, तो इन दोनों का जो टाइम पीरियड होगा एग्रीगेट 5 साल होगा, 5 साल होगा। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आईसी आप 3 साल हो गए तो ये आप 2 साल और बन सकते हो, 2 साल आपको और बनाया जा सकता है। अब बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, ऐसे चार्ट बना लोगे या नहीं, ऐसे चार्ट बना लोगे या नहीं भाई। जो मेरे अंदर स्किल है वो अपने अंदर लेके आ जाओ धीरे धीरे, चार्ट बनाने की स्किल, इससे क्या होगा, पूरा लर्न हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। 12 बच्चों के अंदर स्टैमिना है जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ये बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। यस, वेरी वेरी गुड।
चले भाई आगे, आगे बढ़ें। प्रज्ञा कह रही है यस सर, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। स्टैमिना देखो बढ़ा लिया है बच्चों ने। उसके बाद भाई साहब क्या कह रहा है कॉमन पॉइंट के अंदर जो चीफ, अब एनर्जी फिनिश होने वाली है। हाँ बस बेटा 10 मिनट और, 10 मिनट और। चीफ 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 आईसी और आईसी, आईसी क्या बोला हुआ है भाई, बिफोर एंटर्ड हिज ऑफिस। अच्छा, जब अपने ऑफिस में वो एंटर करेंगे, जैसे आपको पता होगा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जो केजरीवाल जी ने शपथ ली थी, ओथ ली थी, शपथ ली थी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो लोग भी चीफ आईसी बनेंगे और आईसी बनेंगे वो लोग भी शपथ लेंगे, किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। उसी तरीके से चीफ आईसी और आईसी भाई राइटिंग में क्या करेंगे भाई, प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। अगर वो रिजाइन करके जा रहे हैं तो लिख के देंगे कि वो रिजाइन करके क्यों जा रहे हैं, और क्या उनको रिमूव भी किया जा सकता है। आंसर इज यस, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। प्लस इनकी सैलरी अलाउंस और टर्म ऑफ ऑफिस भी बताया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड करेगी। आ गई जी बात समझ में। तो अब मुझे बताओ इसके बाद स्टेट SIC का लिखना है। तो जिस बच्चे को आता है कि CIC क्या है, वो बच्चा SIC लिख के नहीं आ सकता। SIC में क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसको स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाइड करेगी अपने ऑफिशियल गजट में। इसमें भी एक चीफ, स्टेट चीफ IC होगा। आ गई बात समझ में। और 10 इसके अंदर स्टेट IC होंगे। आ गई बात समझ में। वहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ गवर्नर चलेगा, यहाँ सब कुछ CM करेगा, यहाँ सब कुछ CM करेगा, वहाँ सब कुछ PM कर रहा था। बाकी सारी कहानी सेम है, वही टर्म ऑफ ऑफिस की। इस बार ये पेपर में लड्डू लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। मुझे लगता है फुल मार्क्स आने चाहिए बच्चों के। फिर भी बच्चे कह रहे थे कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आया। मुझे बताओ गलती किसकी है। बच्चा पढ़ के नहीं गया, बच्चा पढ़ के नहीं गया। नीलम कह रही है बच्चों की। तो बेटा आप बच्चों को गलती नहीं करनी है, जो राजेश सर कह रहे हैं वो पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है। प्रॉमिस करो, बताओ क्या आप सारे बच्चे प्रॉमिस कर रहे हो ईमानदारी से पढ़ोगे। देख लो कईयों का स्टैमिना खत्म हो गया। रेखा कहने में तो बस भाई साहब बोल देते हो, कहने में तो बोल देते हो। नीलम की प्रॉमिस लग रही है, प्रॉमिस है। कसम मानव खा रहा है कसम से, वेरी गुड। तो ये बच्चे लग रहे हैं। जैसे प्रज्ञा ने भी जोश दिखाया, इशिका जैन भी प्रॉमिस कर रही है। तो बेटा इशिका बोलने से नहीं होगा, बेटा बोलने से नहीं होगा। मोटिवेशन, कोई मोटिवेशनल लेक्चर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटिवेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सिटिंग मारो भाई साहब, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे बैठने की सिटिंग अपनी कैपेसिटी बनाओ। तो जाके भाई साहब आपको पता है 100 में से आपको पता है 8% रिजल्ट आता है। 100 में से 8 बच्चा पास होता है। CS एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल, CS एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल 100 में से 8 बच्चा पास होता है, आप देख सकते हो। कसम CS एग्जीक्यूटिव की। तो भाई इशिका कसम तो खाली है बेटा, पूरी भी करनी होगी कसम से। मैं इतना होमवर्क दे रहा हूँ, इतने डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार सारे बच्चे अब लिख के बता दो मज़ा आ गया या नहीं आ गया। यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्लास, कोई नहीं, एक क्लास और लगा देंगे इस चैप्टर को, अगली क्लास में ख़त्म कर लेंगे। बस आप बताओ मज़ा आ गया या नहीं आ गया। हाँ जी। बाकी भाई मानव जो इसके 2 केस हैं, ये इसके 2 केस दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, जब जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कई बच्चे तो ये वाला केस करते भी नहीं हैं, तो मैं जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर करवाऊँगा ये 2 केस। ये 2 केस मैं कब करवाऊँगा भाई, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर कराने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही आ गया। प्रज्ञा कह रही है मज़ा आ गया। यश भी भाई साहब कहाँ से आ गए ये बच्चे। भाई बाकियों को भी बोलो, बाकी बच्चों को भी बोलो भाई साहब। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रेखा कह रही है। बेटा मुझे मेल आईडी, जो बच्चा अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देगा उसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। जो बच्चा मेरे को मेल आईडी सेंड कर देगा उसको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, फिर मिलेंगे बेटा।
ओके बाय, फिर मिलेंगे।